चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहले आप लोग का स्वागत है और एक नई कड़ी की शुरुआत हम लोग आज से कर रहे हैं। और ये जो बैच है ये बीपीएससी 4.0 के लिए है। आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई का जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसका सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा है, मतलब ठीक ठाक सिलेबस है। लगभग हर विषय को आप लोगों को पढ़ना है। स्वाभाविक सी बात है कि कम समय में कवर होना उतना चीज़ बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। टीआरई 1 और टीआरई 2 जो एग्ज़ाम हुआ आप लोगों ने देखा, उसमें समय बहुत कम था बच्चों को तैयारी करने के लिए। मतलब फॉर्म आया, एग्ज़ाम हुआ, ज्वाइनिंग हुआ, फिर फॉर्म आया, फिर एग्ज़ाम हुआ, फिर ज्वाइनिंग हुआ, मतलब समय आप बहुत कम मिला बच्चों को। लेकिन ये टीआरई जो 4.0 आ रहा है इसमें समय आप लोग को मिलेगा। और कब मिलेगा? जब तैयारी अभी से करना स्टार्ट कीजिएगा। अगर अभी से फिर करना, अगर तैयारी स्टार्ट नहीं करते हैं तो फिर इसमें भी समय आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि समय आपको लगेगा ज़्यादा कब? जब आप नहीं पढ़ रहे हैं तब। जब आप पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा तो फिर समय का पता आपको चलने वाला नहीं, क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा है कि आप कवर करते करते आप लास्ट में आपको ऐसा लगेगा कि हाँ फलाना विषय हमारा छूट गया। लास्ट में कवर करते करते आपको लगेगा कि अरे ये थोड़ा पढ़ लेते तो अच्छा होता, कहीं यहाँ से क्वेश्चन पूछते, कहीं वहाँ से क्वेश्चन पूछते। कुल मिलाकर बात यह है कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपके लिए समय बहुत कम है, अगर आप नहीं पढ़ रहे हैं तो आपके लिए समय बहुत ज़्यादा है। यहाँ तक कि परीक्षा के दिन तक भी आपके लिए समय है। लेकिन सवाल ये है कि आप पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, इस बात पर डिपेंड करता है। ठीक है ना? बात रही कि किसी भी परीक्षा को हमारा यह मानना है, जैसे हम सीटेट का भी तैयारी कराते हैं तो उसमें भी यह बात हम आप लोगों को हमेशा कहते हैं कि किसी भी तैयारी के लिए, किसी भी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आपको सबसे पहले उसके पाठ्यक्रम को जानना जरूरी है, उसके सिलेबस को जानना जरूरी है। अगर आपको सिलेबस की जानकारी नहीं होगी तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि वो लक्ष्य को प्राप्त करने में आप बहुत दूर रह पाएंगे। यानी कि किसी भी परीक्षा, जैसे अभी आप लोग बीपीएससी का तैयारी करने आए हैं टीआरई का, तो सबसे पहले आपको बीपीएससी टीआरई का सिलेबस जानना होगा, है ना। आप जिस भी सेक्शन में एग्ज़ाम देने वाले हैं, चाहे 1 से 5 हो गया, चाहे 6 से 8 हो गया, या फिर 10+2 हो गया, 9, 10 हो गया, किसी भी सेक्शन में आप अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन सारे सेक्शन में आपको सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम आपको करना है कि आपको सिलेबस पता होना चाहिए कि कौन कौन सा विषय हमको पढ़ना है और हम आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ देने वाले हैं इस बैच में, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं 1 से 5 से। ठीक है ना? तो देखिए, अगर हम बात करें बीपीएससी टीआरई एग्ज़ाम का, तो इसमें बात करते हैं हम अगर 1 से 5 का, है ना। प्राइमरी पीआरटी टीचर जिसको हम लोग बोलते हैं, प्राइमरी टीचर, है ना। पीआरटी सेक्शन इसको कहा जाता है। ठीक है ना? पीआरटी सेक्शन में क्या होता है, इसको बोलते हैं हम लोग पीआरटी, प्राइमरी टीचर इसको कहा जाता है। ठीक है ना? 1 से 5 वाले जब परीक्षा की तैयारी आप बीपीएससी में करेंगे तो आपसे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो वो पूछा जाएगा 150 नंबर का। ठीक है? पूरे ध्यान से समझना है। 150 नंबर में जो 30 नंबर होगा वह आपका होगा क्वालिफाइंग पेपर, और जो आपका 120 नंबर होगा वो होगा आपका, जिससे आपका क्या बनेगा? मेरिट बनेगा। मतलब इसको हम लोग कह सकते हैं मेरिट पेपर, है ना। अब सवाल ये है कि सर ये 30 नंबर में और ये 120 नंबर में क्या क्या हमसे पूछा जाएगा? तो ये 30 नंबर को 2 सेक्शन में अगर आप बांटेंगे तो 10 नंबर का आपसे पूछा जाएगा इंग्लिश और 20 नंबर का आपसे पूछा जाएगा हिंदी। टोटल मिलाकर कितना हो गया? 30 नंबर हो गया, है ना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना? 30 और 30 मार्क्स हो गए, है ना। अब बात रह गया 120 नंबर का। 120 नंबर जो आपका मेन पेपर है,
जिस पर आपका रिजल्ट बनेगा। और इस मेन पेपर में 120 नंबर में आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा, इस पर बात करते हैं। तो देखिए हम 120 नंबर यहाँ पर लिख देते हैं। ये आपका मेन पेपर हो गया। और 120 नंबर में 1 to 5 वालों को कौन कौन सा सेक्शन पढ़ना है, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि 120 नंबर को जब आप 2 भाग में डिवाइड कीजिएगा तो फिर इसमें भी 2 पेपर बन जाता है। कौन कौन सा? तो इसमें 2 पेपर आपको बनेगा। एक बनेगा 40 नंबर का पेपर जिसका नाम होगा जीएस पेपर, ठीक है। और एक आपका बनेगा 80 नंबर का पेपर, ठीक है ना। 80 नंबर का सेक्शन आपका अलग होगा और 40 नंबर का सेक्शन आपका अलग होगा, ठीक है ना। अभी 40 नंबर में आपसे क्या क्या पूछेगा इसको समझते चलिएगा। जीएस पेपर जो होगा वो आपको 1 से 5 में हो, चाहे 6 से 8 में हो, चाहे 9th और 10th में हो, सब में आपसे पूछेगा, ठीक है ना। जीएस पेपर में कौन कौन सब्जेक्ट आपसे पूछेगा? तो सबसे पहले आप ले लीजिए आर्ट्स में हिस्ट्री, उसके बाद में आप ले लीजिए पॉलिटी, उसके बाद आप ले लीजिए ज्योग्राफी, उसके बाद ले लीजिए फिजिक्स, उसके बाद में ले लीजिए मैथ, उसके बाद ले लीजिए रीजनिंग। हम 1 से 5 की बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में फिजिक्स हो गया, मैथ हो गया, केमिस्ट्री, उसके बाद में बायो, और उसके बाद में आपको मिलेगा यहाँ पर करंट अफेयर, ठीक है ना। ये टोटल 40 मार्क्स में आपको इतना जगह से सवाल आने का चांस आपको रहेगा। अब बच गया इधर 80 नंबर वाला। तो सेम यही चीज आपको यहाँ भी पूछा जाएगा, सब्जेक्ट यही रहेगा। जैसे मानकर चलिए कि यहाँ पर भी आपसे पूछा जाएगा हिस्ट्री, यहाँ पर भी पूछा जाएगा पॉलिटी, यहाँ पर भी पूछा जाएगा ज्योग्राफी, यहाँ पर भी पूछा जाएगा इकोनॉमी, यहाँ पर भी पूछा जाएगा मैथ, और उसके बाद में रीजनिंग, और उसके बाद में फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, ठीक है ना। तो टोटल मिलाकर अगर हम बात करें तो 1 to 5 का जो 120 नंबर वाला सेक्शन होता है ना, वो पूरा समझिए जीएस पेपर ही है। अगर दूसरे के हिसाब से कंपेयर करेंगे 6 से 8 के हिसाब से, तो 120 नंबर जो आपको 1 to 5 में, वो समझ लीजिए कि पूरा जीएस पेपर है। तो कुल मिलाकर हम इस सब मुद्दा को छोड़ते हैं। आप सीधा सोचिए, हम समझाने के लिए बात बताए हैं, आप सीधा सोचिए कि आपसे जो 120 नंबर का सवाल पूछेगा वो कौन कौन सा हो सकता है। अभी जीएस पेपर का चर्चा हम इसलिए किए हैं क्योंकि 6 से 8 में जाएगा तो जीएस पेपर आपको अलग पढ़ना है और सब्जेक्ट पेपर जो है वो आपको अलग पढ़ना है। लेकिन हम चर्चा चूंकि 1 to 5 का कर रहे हैं तो आप सीधा समझिए 120 नंबर का पेपर अलग होगा और 30 नंबर का पेपर अलग होगा। 30 नंबर में आपको मिलेगा इंग्लिश और हिंदी, और 120 मार्क्स में आपको कौन कौन सा विषय पूछेगा। तब यहां पर सीधे 120 मार्क्स के विषय पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपसे पूछ देगा मैथ, उसके बाद में आपसे पूछेगा रीजनिंग, उसके बाद में पूछेगा हिस्ट्री, उसके बाद में पूछेगा आपसे पॉलिटी, उसके बाद में इकोनॉमी, उसके बाद में आपसे पूछेगा ज्योग्राफी, उसके बाद पूछेगा आपसे फिजिक्स, देन उसके बाद केमिस्ट्री, और उसके बाद में बायो, देन उसके बाद में करेंट अफेयर, ठीक है ना। इतना सेक्शन से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। कहां पर? 120 नंबर वाला सेक्शन में 1 to 5 के लिए, ठीक है ना। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हिस्ट्री में आपको सबसे ज्यादा यहां पर सवाल मिलेगा मॉडर्न हिस्ट्री से, आधुनिक भारत जिसको हम लोग कहते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री से आपको ज्यादा सवाल मिलेगा 1 to 5 में, है ना। पॉलिटी में भी आपको लगभग सब टॉपिक को टच करना ही होगा क्योंकि पॉलिटी का टॉपिक कम है लेकिन बड़ा फैक्चुअल है। अनुच्छेद वगैरह को याद करना होगा जिससे सवाल आपको बनेगा, है ना। इकोनॉमी हो गया। ज्योग्राफी में क्या है कि यहाँ पर इंडियन ज्योग्राफी से थोड़ा सा सवाल ज़्यादा रहेगा।
लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से सवाल यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहेगा। यहाँ पर आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी सवाल देखने को मिलेगा। ठीक है, फिजिक्स का बात करें, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, करंट अफेयर आपको 1 to 5 में कम से कम मिलेगा 10 गो से 15 गो। अब वो 11 को भी हो सकता है, 12 को भी हो सकता है। ठीक है ना। मैथ और रीजनिंग का रोल जो होता है इसमें कम से कम 20 से 25 नंबर का होता है। मतलब अगर आप 1 to 5 की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा अगर किसी सेक्शन पर आपको ध्यान देना है तो पहले बात तो ये है कि आपको 1 to 5 में मैथ और रीजनिंग वाले सेक्शन पर ध्यान देना होगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग से सवालों की संख्या कम से कम कितना है, 20 से 25 है ना। उसके बाद में आर्ट्स वाला सेक्शन पर ध्यान देना होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, जिसमें इकोनॉमिक्स से सवालों की संख्या थोड़ा सा कम होगा। सबसे ज़्यादा आर्ट्स में जो आपको सवाल पूछा जाएगा वो हिस्ट्री से और ज्योग्राफी से ज़्यादा रहेगा। पॉलिटी से भी रहेगा लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी इतना नहीं रहेगा, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में साइंस सेक्शन का बात कीजिएगा तो केमिस्ट्री से सवाल आपको कम मिलेगा, लेकिन फिजिक्स से और बायो से सवाल आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। और करंट अफेयर तो आपको हम बोल ही दिए कि 10 से 15 नंबर का सवाल आपको करंट अफेयर में पूछा जा सकता है। आपका जो मेरिट बनेगा वो इसी 120 नंबर पर बनेगा। कुल मिलाकर अगर बात करें तो अगर 1 से 5 में अगर आपको टीचर बनना है, 1 से 5 का अगर आपको शिक्षक बनना है तो कंप्लीटली हम बात करें तो आपको इन सारे विषय पर ध्यान देना होगा। मैथ, रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, इतना सब्जेक्ट आपको 1 से 5 के लिए पढ़ना होगा। टेंशन इसका नहीं लीजिएगा 30 नंबर का, क्या कि ये 30 नंबर बहुत ही आसान आता है, सरल आता है। ये 30 नंबर को हम लोग बोले हैं क्वालिफाइंग पेपर, मतलब 30 नंबर में 30% आपका मार्क्स आना चाहिए जिससे आप पास माने जाएंगे। तो 30 का 30% कितना होता है, 9। तो इसमें अगर 9 गो नंबर आपका आ गया तो आप पास हो गए। अब इसमें 30 में आप भले 28 उठा लीजिए नंबर, लेकिन उसका नंबर आपके मेरिट में जुड़ेगा नहीं। मतलब ये कि इसमें जितना मार्क्स आपको 9 नंबर की जरूरत है, मिनिमम आपको 9 नंबर आना चाहिए। उससे ज़्यादा आए तो कोई फायदा भी नहीं है, उससे मेरिट में आपका जुड़ेगा नहीं। लेकिन हाँ, कम आएगा तो घाटा हो जाएगा, क्या कि बाहर हो जाइएगा। तो 9 नंबर से कम नहीं आना चाहिए। लेकिन इसका सवाल इस टाइप का होता है क्वालिफाइंग पेपर का कि 9 नंबर आपको आसानी से आ जाएगा, उसमें दिक्कत आपको नहीं होगा। लोचा कहाँ पर फंसेगा, तो लोचा केवल यहाँ पर है। कहाँ पर, तो ये 120 नंबर का जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए ना कितना विषय पढ़ना है, 1 विषय हो गया, 2 विषय हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9 और 10। टोटल मिला के हम लोग को 10 विषय पढ़ना है केवल 1 से 5 के लिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं किसके लिए, तो हम बात कर लेते हैं 6 से 8 के लिए। इसको बोलते हैं TGT, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इसमें भी आपको टोटल मार्क्स जो होगा वो कितने नंबर का होगा, 150 नंबर का। सेम कंडीशन यहाँ पर भी होगा कि जो 30 नंबर होगा वो आपका होगा क्वालिफाइंग पेपर, और 120 नंबर जो होगा वो आपका होगा मेन पेपर। समझ रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लोचा है TGT में। TGT में लोचा क्या है कि इसमें अलग अलग सेक्शन बटा हुआ है। इसका जो बहाली होगा या इसकी जो परीक्षा होगी, इसमें क्या होगा कि SST के लिए अलग फॉर्म भराएगा, उसके बाद में साइंस वालों के लिए अलग फॉर्म भराएगा, और उसके बाद अगर हम बात करें तो भाषा यानी कि लैंग्वेज वालों के लिए अलग फॉर्म भराएगा। मतलब 6 से 8 क्लास में 3 तरह के टीचर बहाल होते हैं। एक होता है साइंस वाला, एक होता है आर्ट्स वाला, और एक होता है भाषा वाला। ठीक है, साइंस वाले में वे लोग फॉर्म भर सकते हैं जिन लोगों ने साइंस से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है और उसके साथ साथ वो सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई होने चाहिए,
तभी वह साइंस वाले सेक्शन में फॉर्म भर सकते हैं। किस में? 6 से 8 की बात हम कर रहे हैं। अब एसएसटी की बात करें तो एसएसटी का नेचर ये है कि अगर आपने आर्ट से किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी वगैरह वगैरह, कोई भी आर्ट सब्जेक्ट से अगर आपका ग्रेजुएशन है और उसके साथ में आपने सामाजिक अध्ययन से सीटेट की परीक्षा को यानी कि पेपर 2 की परीक्षा को पास किया है, तो आप एलिजिबल माने जाएंगे 6 से 8 एसएसटी के टीचर बनने के लिए। बात रह गया भाषा का, तो भाषा में भी कंडीशन वही है कि अगर आप इंग्लिश ऑनर्स है, हिंदी ऑनर्स है, उर्दू ऑनर्स है, किसी भी भाषा से अगर आपने ऑनर्स किया है तो आपकी बहाली कहाँ होगी? तो भाषा के टीचर के रूप में होगा। लेकिन ये तीनों का सिलेबस अलग अलग है। किसका? एसएसटी का सिलेबस अलग है, साइंस का अलग है और भाषा का अलग है। ठीक है बात? हम लोग बात कर लेते हैं किस पर? एसएसटी पर पहले। तो मान लीजिए कि अगर आप एसएसटी के टीचर बनने वाले हैं तो आपसे 150 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है। 150 नंबर में 30 नंबर तो हो गया आपका क्वालिफाइंग पेपर। अब बच गया कितना? 120 नंबर। अब ये 120 नंबर 2 भाग में बटेगा और बटेगा तो हमारे पास में एक आएगा 40 नंबर का पेपर जिसका हम लोग नाम देंगे जीएस पेपर, और फिर 80 नंबर का एक पेपर हमारे पास में आएगा, है ना? 80 नंबर का पेपर हमारे पास में आएगा जिसका नाम होगा सब्जेक्ट पेपर। ठीक है ना? अब ये 80 और 40 मिलकर कितना बना? 120 नंबर बना। तो टोटल यहां भी आपसे कितना नंबर का सवाल पूछा जा रहा है? 120 नंबर का। अब जीएस में क्या होगा कि कौन कौन सब्जेक्ट पूछेगा देख लीजिए। जीएस में आपसे पूछेगा मैथ, जीएस में आपसे पूछेगा हिस्ट्री, आपसे पूछेगा पॉलिटी, आपसे पूछेगा इकोनॉमी, आपसे पूछेगा ज्योग्राफी, है ना? उसके बाद आपसे पूछेगा फिजिक्स, फिर पूछा जा सकता है केमिस्ट्री, फिर पूछा जा सकता है बायो, देन उसके बाद रहेगा करंट अफेयर। ये आपका कौन सा पेपर है? जीएस पेपर है, जीएस पेपर, है ना? और सब्जेक्ट पेपर यहाँ पर रीजनिंग नहीं पूछेगा, ध्यान रखिएगा। ये रीजनिंग केवल कहाँ पर है? 1 to 5 वालों में। जीएस वाला में 6 से 8 में रीजनिंग आपसे नहीं पूछा जाएगा, केवल मैथ पूछा जाएगा। अब बचेगा कितना नंबर? 80 नंबर। अब 80 नंबर में क्या करना है कि जैसे आप एसएसटी के छात्र हैं तो आपके लिए 4 ऑप्शंस होंगे। ऑप्शन ये होगा, एक हिस्ट्री, दूसरा हो गया पॉलिटी, उसके बाद में इकोनॉमी और उसके बाद में ज्योग्राफी। इन 4 सब्जेक्ट में से किसी 2 सब्जेक्ट का चॉइस आपको करना होगा। अब चॉइस कब करना होगा? जब आप परीक्षा का फॉर्म भरिएगा तो फॉर्म भरते समय ही आपको चॉइस कर लेना होगा कि हमको इन 4 में से कौन 2 सब्जेक्ट का चयन करना है। जिस सब्जेक्ट का आप चयन कीजिएगा, जिस सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कीजिएगा, उसी सब्जेक्ट का केवल आपसे सब्जेक्ट पेपर में सवाल पूछा जाएगा। ऑटोमेटिक उस सब्जेक्ट का क्वेश्चन आपके पास में आएगा। जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण देते हैं, सिलेबस को बड़ी बारीकी से समझिएगा, थोड़ा सा उलझाऊ है। जैसे मान लीजिए कि हम इसमें 4 में से 2 सब्जेक्ट का चयन कर लिए। हमने एक चयन किया हिस्ट्री और एक चयन किया किसका? पॉलिटी का, सपोज दैट। अच्छा, इसमें भी कंडीशन है, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी में 4 में से 2 का चयन करना है। उस 2 में से एक हिस्ट्री और नहीं तो ज्योग्राफी होना चाहिए। समझ रहे हैं हमारे बात को? 4 सब्जेक्ट आपके पास में है, कौन कौन? हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। और उस 4 में से 2 को आपको चुनना है। उस 2 में एगो या तो हिस्ट्री और नहीं तो ज्योग्राफी जरूर होना चाहिए। मतलब बिना हिस्ट्री और ज्योग्राफी के आप नहीं रह सकते हैं। ठीक है? तो जैसे मान लीजिए कि हम 2 सब्जेक्ट चुन लिए, कौन कौन? एगो हिस्ट्री चुन लिए और एगो पॉलिटी चुन लिए। आप चाहे तो एगो ज्योग्राफी, एक पॉलिटी चुन सकते हैं। मतलब आप 4 में से कोई 2 चुनिए, लेकिन ध्यान रखिए कि उसमें
या तो हिस्ट्री नहीं तो ज्योग्राफी होना चाहिए। बोलिए। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी आप चुन सकते हैं। अगर आप चाहिएगा कि नहीं हमारा भाई केवल हिस्ट्री और ज्योग्राफी ही चुने, हम पॉलिटी इकोनॉमी में से दोनों में से कोई नहीं ले, तो ठीक है, ओके, आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी भी ले सकते हैं, या तो दोनों एक साथ ले सकते हैं और नहीं तो दोनों में से कोई एक को रखना जरूरी है। आया बात समझ में? ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए कि हम हिस्ट्री और पॉलिटी चुन लिए, जैसे मान लीजिए चलिए कहें कि हिस्ट्री ज्योग्राफी चुने था, तो ठीक है, हम हिस्ट्री और ज्योग्राफी ही चुन लेते हैं। तो अब हिस्ट्री और ज्योग्राफी जब चुने तो हिस्ट्री से हमसे पूछेगा 40 नंबर का सवाल, और ज्योग्राफी से भी हम लोगों को पूछेगा कितना नंबर का सवाल, 40 नंबर का सवाल। तो ये 40 और 40 कितना हो गया, 80 नंबर हो गया। मतलब कुल मिलाकर 80 नंबर हो गया हमारा सब्जेक्ट पेपर की कहानी, और ये 40 नंबर हो गया हमारा जीएस पेपर की कहानी। ठीक है, और ये कंडीशन किसका आपको हम समझा रहे हैं, ये मैं बता रहा हूँ आपको 6 से 8 के लिए। ठीक है ना। तो 6 से 8 का भी बातें आपको समझ में आ गया कि 2 गो आपको चुनना है, उन 2 गो में से एक वो हिस्ट्री नहीं तो ज्योग्राफी होना चाहिए। 1 से 5 का भी बात आपको समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा 9th 10th के बारे में। अब जैसे हम 9th और 10th का बात करते हैं, तो 9th 10th को अगर हम बात करें तो 9th 10th में अगर, अच्छा ठीक है, अब इसमें जैसे मान लीजिए कि कोई साइंस वाला विद्यार्थी है, तो साइंस वाला विद्यार्थी से भी 150 नंबर का सवाल पूछेगा। 150 में 30 नंबर क्वालिफाइंग पेपर हो गया, 40 नंबर जीएस पेपर हो गया। सेम साइंस वाला भी बचा रहेगा, उससे भी यही जीएस पूछा जाएगा। अंतर केवल कहाँ होगा, अंतर केवल होगा सब्जेक्ट पेपर में। जैसे साइंस वाला है तो उससे 80 नंबर का साइंस पूछा जाएगा, है ना। अब जैसे भाषा वाला कोई बच्चा है तो उससे 80 नंबर का केवल भाषा का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई इंग्लिश से ऑनर्स किया है तो सीधे समझिए 80 नंबर का इंग्लिश पूछेगा, 40 नंबर का जीएस पूछेगा। हिंदी से ऑनर्स किया है तो 80 नंबर का हिंदी पूछेगा, 40 नंबर का जीएस पूछेगा। ठीक है बात। अब हम बात करते हैं 9th और 10th का। 9th और 10th में भी सेम कंडीशन किसके जैसा है, 6 से 8 के जैसा ही है। इसमें भी टोटल परीक्षा होगा आपका कितना नंबर का, 150 नंबर का, और 150 में 30 नंबर आपका क्या होगा, तो 30 नंबर होगा आपका वही वाला क्वालिफाइंग पेपर, और जो 80 नंबर होगा, सॉरी 120 नंबर जो होगा वो आपका होगा कौन सा, मेन पेपर। ठीक है ना, सब्जेक्ट। अब 30 नंबर का तो हम बातें हटा देते हैं भाई, 30 नंबर तो आपको सब में पढ़ना है। ठीक है ना। बाकी बच गया कितना, 120 नंबर की कहानी। अब 120 9th 10th में जब आप जाइएगा ना तो इसमें 3-4 सेक्शन में टीचर बनता है। या तो आप बनिएगा एसएसटी का टीचर, नहीं तो आप बनिएगा विज्ञान का शिक्षक, या तो आप बनिएगा गणित का शिक्षक। ध्यान से सुनिएगा, 9th 10th में साइंस वालों को भी 2 भाग में बांटा गया है, विज्ञान का टीचर अलग और मैथ का टीचर अलग। लेकिन 6 से 8 में ऐसा नहीं है। ठीक है बात। उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पर भी आपको भाषा का शिक्षक अलग। मतलब कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो 9th 10th में टीचर बनने की जो श्रृंखला वो 4 तरीके से कैटेगराइज किया गया है। एसएसटी का अलग, विज्ञान का अलग, गणित का अलग और भाषा का अलग। ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई जूलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी से ग्रेजुएशन किया हुआ है और एसटीटी साइंस में पास है तो वो विज्ञान का शिक्षक बनेगा। कोई मैथ से ऑनर्स है तो भाई वो गणित का शिक्षक बनेगा, वो विज्ञान वाला में नहीं जाएगा। कोई मान लीजिए इंग्लिश ऑनर्स किया है, हिंदी ऑनर्स किया है तो भाषा का शिक्षक बनेगा। सिलेबस क्या होगा इसका, 120 नंबर का सवाल फिर से आपको यहाँ पर पूछा जाएगा। 120 नंबर में क्या है मामला कि इसमें भी जो 40 नंबर होगा वो आपका कौन सा पेपर होगा, जीएस पेपर। फिर वही बात, जो 6 से 8 में जीएस पढ़ना है वही जीएस आपको कहाँ पढ़ना है, 9th और 10th में भी पढ़ना है। सब्जेक्ट सब सेम रहेगा, सेम सब्जेक्ट। अब यहां पर भी जीएस में क्या पूछा जाएगा आपसे, तो सीधा समझिए, आपसे पूछा जाएगा मैथ, आपसे पूछा जाएगा ज्योग्राफी, आपसे पूछा जाएगा हिस्ट्री, आपसे पूछा जाएगा पॉलिटी, इकोनॉमी, उसके बाद में फिजिक्स, उसके बाद में केमिस्ट्री, उसके बाद में बायो, देन करंट अफेयर।
कितना नंबर हो गया? टोटल मिलाकर कितना नंबर का पूछेगा आपसे? 40 नंबर का हो गया। अब बाकी बच गया कौन फिर? 80 नंबर। अब जो 80 नंबर बचेगा वो 80 नंबर आपका फिर से कौन पेपर हो गया? सब्जेक्ट पेपर हो गया। फिर चॉइस कीजिए, 4 गो सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन 4 सब्जेक्ट में से किसी 2 सब्जेक्ट का आपको चयन करना होगा। और इन 2 सब्जेक्ट का चयन करना होगा तो ध्यान रखिएगा कि उन 2 सब्जेक्ट में एक हिस्ट्री या तो ज्योग्राफी होना चाहिए, या तो दोनों ले लीजिए और नहीं तो दोनों में से एक लेना कंपलसरी है, नियम है। हाँ, अब ऑनर्स की बात हम कर देते हैं। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, 6 से 8 में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का कोई चर्चा नहीं है। आप किसी भी आर्ट्स वाले सब्जेक्ट से अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप आराम से एसएसटी का टीचर बन सकते हैं, लेकिन 9th 10th में वैसा नहीं। 9th 10th में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी होना जरूरी है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मामला ये है कि आपका हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, 4 को सब्जेक्ट जो आप देख रहे हैं, इस 4 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट सब्सिडरी या फिर ऑनर्स पेपर के रूप में होना चाहिए आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट में। अगर इन 4 में से 2 गो नहीं है तो फिर आप बाहर रहेंगे, और इस 4 में से 2 गो जो होगा उस 2 गो में एगो हिस्ट्री या तो ज्योग्राफी जरूर होना चाहिए, तभी आप 9th 10th के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, नहीं तो आप 9th 10th के लिए एलिजिबल नहीं है। अब इधर देख लीजिए, हम आपको बताते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का क्या मामला है। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मामला यह है कि 4 को सब्जेक्ट लीजिए, हिस्ट्री, उसके बाद में पॉलिटी, उसके बाद में इकोनॉमी और उसके बाद में ज्योग्राफी। ये 4 को सब्जेक्ट हो गया ना, तो ये 4 गो में से 2 गो सब्जेक्ट आपको आपके ऑनर्स में या फिर सब्सिडरी में होना चाहिए, लेकिन इस 2 गो में से एगो या तो हिस्ट्री नहीं तो ज्योग्राफी होना चाहिए। अगर है तो आप अप्लीकेबल है 9th 10th के लिए, नहीं है तो आप 9th 10th के लिए अप्लीकेबल नहीं। ठीक है बात, है ना? तो क्या हो गया कि यहाँ पर 80 नंबर का जो सवाल आएगा, तो मान लीजिए आप चुन लिए किसको? हिस्ट्री को चुन लिए, और उसके बाद में आप यहाँ पर फिर से ज्योग्राफी को चुन लिए। तो सीधा समझिए 40 नंबर का आपसे हिस्ट्री पूछेगा और 40 नंबर का आपसे ज्योग्राफी पूछेगा। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। हाँ देखिए, हम आपका बात समझ गए। आपका कहने का मतलब यह हो गया कि हमारा जो ग्रेजुएशन में विषय है, क्या उसी विषय को लेना इस सब्जेक्ट को बनाने के लिए अनिवार्य है क्या? तो ऐसा नहीं है। आपका कॉम्बिनेशन अगर है तो आप स्वतंत्र है कि इन 4 सब्जेक्ट में से किसी भी 2 को आप चुन सकते हैं। ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चा के दिमाग में भ्रम है कि जो ऑनर्स है वो जरूर ली है, ऐसा कुछ नहीं। समझ में आ रहा ना? जो ऑनर्स है उससे यहाँ पर सब्जेक्ट लेने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर आपका कॉम्बिनेशन पूरा है तो आप स्वतंत्र हो कि इस 4 सब्जेक्ट में से कोई 2 सब्जेक्ट आप चुन लो। आप भले उस सब्जेक्ट को ग्रेजुएशन में नहीं पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी ना किसी सब्जेक्ट से आपका कॉम्बिनेशन पूरा है ना भाई। अगर पूरा है तो ये 4 में से कोई 2 को ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी नहीं कि इकोनॉमिक्स से हम ऑनर्स किए हैं तो हमको एगो इकोनॉमिक्स लेना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब बहुत लोग के दिमाग में अभी भी चल रहा है कि जो ऑनर्स होगा वो सब्जेक्ट लेना जरूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। आप सीधा समझिए कि अगर आपका कॉम्बिनेशन पूरा है तो 4 में से 2 को कोई भी सब्जेक्ट आप चॉइस कर सकते हैं। ठीक है ना? जानते हैं कंफ्यूजन का सबसे बड़ा कारण यह है कि बीपीएससी आज तक की सब चीज को क्लियर नहीं करता है ना? तो ये क्या हो गया? 40 नंबर का हिस्ट्री, 40 नंबर का ज्योग्राफी, ये टोटल कितना हो गया? 80 नंबर। फिर यहाँ पर भी हो गया, तो 80 या 40 कितना हो गया? 120 नंबर। और 120 नंबर फिर आपको इसी 120 नंबर से आपका क्या बनेगा? मेरिट बनेगा, जिससे आपकी नौकरी मतलब तय होगी कि भाई हाँ आप जो है बीपीएससी में सेलेक्ट हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं।
हम आपको बोल तो दिए एक ही बार कि आपका ऑनर्स क्या है, सब्सिडी क्या है, ये सब्जेक्ट लेने से कोई मतलब ही नहीं। आपका कॉम्बिनेशन पूरा है तो आप स्वतंत्र है कि 4 गो में से कोई 2 गो ले लीजिए, बस बात खत्म। अब उसका जरूरत ही नहीं कि आप क्या पढ़ें, कॉम्बिनेशन पूरा है ना, बस बात खत्म। 4 गो में से 2 गो कोनो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बात। चलिए, ये हो गया हमारा सिलेबस। अब हम ये हो गया हमारा, इसी में जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एसएसटी का बात अभी किए हैं, अब इसी में साइंस वालों से साइंस का 80 नंबर का सवाल पूछेगा, मैथ वाला जो होगा उसका सीधा मैथ से सवाल 80 नंबर का पूछेगा। बाकी जीएस पेपर आप 6 से 8 है तब, चाहे 9 10 है तब, चाहे 11 12 है तब, सब में आपको जीएस पेपर 40 नंबर वाला पढ़ना है, क्योंकि जीएस पेपर सबके लिए जो होगा वो क्या होगा, समान होगा, वो किसी में कोई अंतर उसका नहीं होगा जीएस पेपर में। हाँ, 11 12 का चर्चा हम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि 11 12 में भी आपसे सवाल कितना नंबर का पूछेगा, 120 नंबर का है। 120 मार्क्स का जो आपका 11 12 में सवाल पूछ रहा है, मतलब टोटल तो होगा परीक्षा 150 नंबर का। 150 नंबर में 30 नंबर तो चला गया आपका वो क्वालिफाइंग पेपर में। 120 नंबर का सवाल जो बचा, 120 नंबर में आपका 40 नंबर जो होगा वो आपका जीएस होगा, और फिर 80 नंबर जो होगा वो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। मतलब आपने जिस सब्जेक्ट से पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो पीजी वाले से 80 नंबर का सवाल पूछेगा। जैसे मान लीजिए कि आप एमए किए हैं इकोनॉमिक्स से, तो 80 नंबर का खाली इकोनॉमिक्स रहेगा। ये जानना चाह रहे थे, ऑनर्स किया है इकोनॉमिक्स और हम एमए में लेना चाह रहे हैं दूसरा सब्जेक्ट है, तो दूसरा सब्जेक्ट लीजिए, तो वो सब्जेक्ट सब्सिडियरी या ऑनर्स में होना चाहिए, अभी नहीं। हाँ, अगर मान लीजिए आपने ऑनर्स हिस्ट्री से किया है, पॉलिटी इकोनॉमी आपका सब्सिडरी में है, अब आप सोचिए कि हम इंग्लिश ऑनर्स पीजी कर ले, तो ये सही नहीं है। पीजी उसी से होना चाहिए जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन में या तो उसको ऑनर्स के रूप में पढ़ा हो या फिर सब्सिडियरी के रूप में पढ़ा हो, नियम के हिसाब से। अब बोलिए कहाँ कन्फ्यूजन है? हाँ, दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं, लेकिन वो सब्सिडी में होना चाहिए। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ पर 120 नंबर में 40 नंबर जीएस हो गया, 80 नंबर सब्जेक्ट पेपर, और इसमें कोई लोचा नहीं है कि अगर आप पीजी आप ज्योग्राफी से किए हैं तो सीधा 80 नंबर ज्योग्राफी से सवाल पूछेगा। पीजी अगर आपने हिस्ट्री से किया है तो 80 नंबर का हिस्ट्री पूछेगा, 40 नंबर का जीएस पूछेगा। पॉलिटी से किए हैं तो 80 नंबर पॉलिटी पूछेगा, 40 नंबर जीएस पूछेगा। मतलब जीएस आपका पीछा छोड़ने वाला कहीं नहीं है, वो हर सेक्शन में आपसे जीएस का सवाल आएगा, और जीएस में कौन कौन सा विषय पढ़ना है वो हम आपको बता ही दिए और समझा ही दिए। ठीक है ना?